नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने भारत का भौगोलिक परिचय, भारत के भौतिक विभाग, भारत की नदियां, ये सब पढ़ा है। इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं भारत की जलवायु। हम भारत की जलवायु को समझे इससे पहले हमें कुछ चीजें समझनी जरूरी है, जैसे जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, जलवायु और मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, भारत का मौसम विभाग कहाँ है, वो क्या काम करता है। तो आइए हम इन चीजों को इस वीडियो में समझ लेते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको अंत में कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, तो उम्मीद करूंगा कि आप मुझे उसका जवाब भी देंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस चीज से कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। वैसे ये दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर भी है। आपने दैनिक जीवन में कई बार सुना होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, या कहते हैं कि आज मौसम अचानक खराब हो गया, या आज मौसम थोड़ा बिगड़ा था लेकिन अब वापस सही हो गया। तो आप जब भी देखेंगे तो हम आज की बात कर रहे हैं या अचानक की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मौसम क्या है? मौसम है वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं। अल्पकालीन दशाओं का मतलब है बहुत छोटे समय में बदल जाने वाली चीजें। अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बादल आ जाएंगे, बारिश हो गई, फिर हवा चलने लग जाएगी, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, कभी तेज हवा चलने लग गई, 2 घंटे बाद बंद हो गई। तो इस तरह की सुबह इतना टेम्परेचर है, रात को टेम्परेचर बहुत कम हो गया, सुबह 4 बजे और भी कम हो गया, दिन में 12 बजे फिर बढ़ गया। तो ये सारा जो वेरिएशन देखने को मिलता है हमको बहुत कम समय में, उसको हम मौसम कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मौसम के अंदर जो बदलाव की प्रकृति है वो अल्पकाल में बहुत कम समय में हो जाती है। और यहाँ अल्पकाल का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम भी 1 महीने से तो कम ही होगा। वो 1 घंटा भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा तो ये टाइम कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ सप्ताह हो सकते हैं, ये सारा संभव है। कभी भी मौसम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, जनरलाइजेशन संभव नहीं है, मौसम का जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। और इसका अध्ययन करने वाला जो विषय है उसको मौसम विज्ञान या मटेरियोलॉजी कहते हैं। अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो वही वायुमंडल है, लेकिन उसकी दीर्घकालीन दशाओं की बात करेंगे तो वो वायुमंडल वो जलवायु कहलाएगी किसी भी क्षेत्र की। इसका मतलब यह है कि जलवायु में बदलाव की जो प्रकृति है वो धीमी गति से दीर्घ काल तक होती है, लंबे समय तक होती है। और इसीलिए आपने कभी सुना होगा कि पिछली सदी में वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। कितना? पिछली सदी 100 सालों में बढ़ा है। तो कितना धीमी गति से वो बढ़ता है उसको आप देखिए। जबकि मौसम में आप देखेंगे तो सुबह 4 बजे का टेम्परेचर अगर 12 डिग्री 15 डिग्री है, तो वहीं दिन का तापमान 35 से 40 डिग्री हो जाएगा। तो कितना वेरिएशन आ जाता है एक दिन के अंदर ही। जबकि जलवायु में बहुत धीमी गति से वेरिएशन आता है। इसीलिए हम जलवायु का सामान्यीकरण कर देते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं इस चीज का। और इसका अध्ययन करने वाला जो विषय है उसको हम जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि क्लाइमेट को सामान्यीकरण कैसे, उनका जनरलाइजेशन कैसे किया जाता है, या औसत निकाल देते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि हमारे अखबार में टेम्परेचर आता है कि इस स्थान पर आज उच्चतम तापमान इतना रहा, न्यूनतम इतना रहा। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे तो एक दिन का एवरेज आ जाएगा। इसी तरह से 30 दिन का एवरेज जोड़कर 30 का भाग दे तो एक महीने का एवरेज आ गया। इसी तरह से एक 12 महीने का एवरेज जोड़िए, 12 का भाग लगाइए, 1 साल का एवरेज। और इसी तरह से आप कम से कम 30 साल के डेटा को जोड़िए और 30 का भाग लगाइए, और फिर आप एवरेज देखिए क्या आता है। मान लो 30 35 डिग्री 40 डिग्री उष्ण कटिबंध है, हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगर वो एवरेज 15 डिग्री 12 डिग्री 10 डिग्री, तो हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगर वो एवरेज माइनस में आया या 0 डिग्री या 2 डिग्री, तो हम कह सकते हैं शीत जलवायु है। इस तरह से जलवायु का सामान्यीकरण कर दिया, जनरलाइज कर दिया जाता है उस चीज को। तो हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु, या ऋतुएं जो है वो भी क्लाइमेट को ही रिप्रेजेंट करती है, सर्दी गर्मी बारिश, वो जनरलाइज बात हो जाती है। तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। नासा ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, क्लाइमेट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक एक एरिया में लॉन्ग टर्म पैटर्न क्या है, किसका? वही वेदर का। तो वेदर जब हम दीर्घ समय में, या हम एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन कह सकते हैं क्लाइमेट की, किसी भी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के औसत को हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। और वो औसत दीर्घ काल का होना चाहिए। अब दीर्घ काल का मतलब क्या है, कितना? तो नासा ने अपनी साइट पर लिखा है कि
वो डेटा कम से कम 30 साल के तो होने ही चाहिए, 30 साल से ज्यादा। अब 30 से 35 है, 40 है, 50, 100 साल के हैं तो बहुत अच्छी तरह से किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन 30 साल से कम डेटा लेकर हम जनरलाइज नहीं कर सकते, हम एवरेज नहीं निकाल सकते, हम वहाँ की क्लाइमेट को डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा नासा का मानना है। अब हम इन 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 दोनों को देखें तो इनको निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं, और सवाल ये खड़ा होता है कि वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो उन तत्वों को हमको समझ लेना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी किसी एक तत्व से किसी स्थान का मौसम या जलवायु निर्धारित नहीं होगी, वो तो सारे तत्वों का एक सम्मिलित प्रभाव पड़ता है, तब जाके वहां वेदर और क्लाइमेट जो है वो डिफाइन होता है। तो वो तत्व कौन कौन से, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, उसमें से प्रीसिपिटेशन, इसको वर्षण कहते हैं, टेम्परेचर यानी कि तापमान, सोलर रेडिएशन सूर्य की किरण, ड्यूरेशन ऑफ डे दिन की अवधि, टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति, एयर प्रेशर यानी कि वायुदाब, विंड यानी कि पवन, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, और क्लाउडनेस यानी कि बादल का ढका रहना। तो आइए इन सब चीजों को हम देखते हैं कि इनका कैसे किसी स्थान के मौसम और क्लाइमेट पर असर पड़ता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि किसी भी स्थान के वेदर और क्लाइमेट के लिए प्रिसिपिटेशन और टेम्परेचर, और मुख्यतः प्रिसिपिटेशन में वर्षा और तापमान, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में, और बाकी सब चीजों का भी असर उसके ऊपर नजर आता है। तो इन सब का असर टोटल मिला करके फिर हमें दिखाई देता है जो भी मौसम या क्लाइमेट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षण, इसका मतलब होता है पानी का ऊपर से यानी आकाश की तरफ से पानी का नीचे गिरना। वो किसी भी रूप में हो सकता है, बर्फ के रूप में हो सकता है, पानी की बूंद के रूप में भी हो सकता है, तो उसको हम वर्षण कहते हैं। अब इसके अंदर ये सब चीजें सम्मिलित है, वर्षा यानी कि रेनफॉल या रेन भी हम कहते हैं, इसमें क्या था, पानी की बूंदे नीचे की तरफ गिरती है। ड्रिजल, कभी कभी वर्षा प्रॉपर नहीं हो पाती लेकिन छोटी छोटी बूंदे हवा में उड़ती हुई धीरे धीरे नीचे गिरती है, उसको बूंदाबांदी ड्रिजल कहते हैं। स्नो, हिमपात, इस तरह की स्थिति जहां बर्फ, शिमला में आपने, मसूरी में, नैनीताल में, कश्मीर में आपने सुना होगा बर्फ गिरती है, उसको हम हिमपात, स्नोफॉल कहते हैं, स्नो गिरी ऐसा कहते हैं। दूसरी एक चीज है ओलावृष्टि, इस तरह से जहां पे बर्फ गिरने की कोई चांस नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर भी कभी कभी ओले गिरते हैं। ओले क्या होता है, बर्फ की एक छोटी बॉल होती है, वो उस तरह का फॉर्मेशन होकर नीचे गिरता है वो। जबकि स्नोफॉल में हम देखेंगे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े वो लगातार गिरते ही रहते हैं। लेकिन जब ओलावृष्टि होती है तो बर्फ की एक छोटी छोटी बोलें होती है और वो कुछ समय में गिर के बंद हो जाती है, और ये अक्सर वहां गिरती है जहां स्नोफॉल की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसा मैंने कहा राजस्थान में भी ओले गिर जाते हैं, तो ये, और वो बहुत कम समय होके फिर वो खत्म हो जाता है। और एक शब्द है स्लीट, उसका मतलब तो ओले और बारिश दोनों एक साथ होना, उसको स्लीट कहते हैं। तो देखिए इन सब चीजों में क्या होता है, बारिश, इन सब चीजों में पानी नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रीसिपिटेशन। अब वर्षा इसका एक हिस्सा है, एक भाग है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रीसिपिटेशन फॉल्स एज रेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रिसिपिटेशन में, वर्षा ही है, क्योंकि पानी वर्षा के तहत ही बहुत तेज गति से और बहुत ज्यादा मात्रा में नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं जब भी हम किसी भी स्थान की जलवायु और मौसम की बात करते हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना, ओस गिरती है सर्दियों में, उस ओस को प्रिसिपिटेशन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ओस हमेशा नीचे धरातल के आसपास ही बनती है, जबकि हम प्रिसिपिटेशन में केवल उन चीजों को लेंगे जिसमें ऊपर से पानी नीचे गिर रहा हो। लेकिन ओस तो ड्यू, वो तो नीचे ही बनती है, वो प्रिसिपिटेशन में नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में उलझा के सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रिसिपिटेशन का हिस्सा नहीं है, ओस नहीं हो सकती, यही चीजें हैं। तो इनको, तो ये प्रिसिपिटेशन है। अब आप देख लीजिए किस स्थान पर वर्षा हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, हिमपात हो रही है, या स्लीट हो रही है, हेल हो रही है, उसके मौसम और जलवायु पर उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हमें या शॉर्ट टर्म में हमें दिखाई देगा। मान लेते हैं कहीं स्नोफॉल हो रहा है तो मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा, और उसका एवरेज निकालोगे तो जलवायु भी ठंडी ही आएगी। तो इस तरह से इसका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है। आगे हम तीन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि तापमान, सोलर रेडिएशन और ड्यूरेशन ऑफ डे यानी कि दिन की अवधि का किसी भी स्थान की जलवायु पर क्या असर पड़ता है। आपने हमारी पृथ्वी को देखा, इस तरह से हमारी पृथ्वी है, ग्रीनविच रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों, ये मकर रेखा है, विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये तीनों इस तरह से ये रेखा है। मान लेते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे चित्र की तरह सीधी खड़ी होती तो सूर्य की किरणों दोनों गोलार्धों में एक जैसी ही पड़ती और कोई ज्यादा अंतर आता नहीं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेटर पर हमेशा ज्यादा होता, पोल की तरफ हमेशा कम ही होता, तो कोई वेरिएशन नहीं आता, एक जैसा रहता साल भर। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो स्ट्रेट नहीं होकर के 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय, कोई आकाशीय पिंड आके पृथ्वी से जोर से टकराया तो वो सीधी से ऐसी तिरछी होगी, फिर वो हमेशा तिरछी ही रही, वो कभी भी वापस सीधी नहीं हुई।
तो अभी भी वो बिल्कुल इसी एक ही डायरेक्शन में हमेशा झुकी रहती है। तो उस वजह से तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत फर्क आ जाता है। और वो फर्क कैसे आता है उसको आप यहाँ देखिए। मान लेते हैं ये सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाती है, ऐसे घूमती है वो, ठीक है, चारों तरफ। अब इसको घूमने में, इस तरह से इसको घूमने में कितने, 1 साल का समय लगता है। 365 दिन, 6 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड का समय लगता है जब ये पूरा घूम जाती है, इसीलिए हम उसको 365 दिन कहते हैं। अब वो कैसे घूमती है और उस पर तापमान के वितरण पर क्या असर पड़ता है उसको देखिए। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ 21 जून को। अब पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है तो क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा जो है वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक होती है, बिल्कुल सामने, जबकि मकर रेखा जो है वो थोड़ी उससे दूर होती है। तो क्या होगा, यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी जाके पड़ेगी, तो इसको वो ज्यादा गर्म करेगी, मतलब वो गर्मी का मौसम होगा। और दिन की अवधि जो होगी, बिल्कुल सूर्य के सामने है तो दिन की अवधि भी काफी लंबी हो जाती है। 21 जून को आपने अपने यहाँ देखा होगा, शाम को 7:30 बजे तक अंधेरा नहीं होता और उधर सुबह देखेंगे 5:30 बजे उजाला होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ जाती है तो सूर्य की किरणें ज्यादा समय तक पृथ्वी को मिलती है। जबकि रात छोटी हो जाती है, ठंडा होने का उतना मौका नहीं मिलता, तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है और गर्मी की ऋतु आ जाती है। जबकि इसी समय यहाँ क्या होगा, यहाँ सूर्य की किरणों को यहाँ तक पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस तय करनी होगी, इसकी तुलना में ज्यादा डिस्टेंस तय करनी होती है, तो वो ठंडी हो जाती है, फिर उसको उतना गर्म नहीं कर पाती। प्लस यहाँ पर फिर क्या होगा, रात बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि दिन की अवधि छोटी हो जाएगी। तो ऐसे में वहां पर गर्मी बहुत कम रहेगी और ठंड बहुत ज्यादा रहेगी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी की ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी की ऋतु होगी, क्योंकि वो हिस्सा सूर्य से काफी दूर है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे लंबा दिन होगा, जबकि 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। अब आप देखिए यहाँ क्या होता है, 22 दिसंबर को, अब वो पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई थी, वो इस तरफ आ गई, अब यहाँ आई तो क्या हुआ, अब मकर रेखा सूर्य के बिल्कुल सामने आ गई और कर्क रेखा अब दूर चली गई। तो अब क्या होगा, मकर रेखा पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, यहाँ दिन की अवधि सबसे इस दिन लंबी होगी तो रात छोटी हो जाएगी। यहाँ पे अब क्या होगा, दिन की अवधि छोटी हो जाएगी तो रात लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सर्दी पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन गर्मी पड़ती है। ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे छोटा दिन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिन की अवधि और सोलर रेडिएशन पर कितना असर पड़ रहा है, देखो 21 जून को कर्क रेखा पर ज्यादा गर्मी मिल रही है, वहीं 22 दिसंबर को मकर रेखा को ज्यादा गर्मी मिल रही है, वहां रेडिएशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है सूर्य का। और दिन की अवधि देखिए, यहाँ सबसे लंबा दिन है और यहाँ कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन है 21 जून को। तो इस तरह से वेरिएशन ये हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से दो डेट्स और हैं, आप देखिए 21 मार्च को और 23 सितंबर को, इन दोनों दिनों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर ही सीधी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होगा, दिन और रात की जो अवधि होगी वो बराबर होगी, 12 घंटे 12 घंटे दोनों ही दिन में, 21 मार्च को भी। और ये दो डेट ही है जहां पर 12-12 घंटे होगा, बाकी धीरे 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 बढ़ता रहता है, फिर थोड़ा घटता रहता है, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन इन दो दिनों में बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दिन की अवधि बिल्कुल बराबर होगी। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, विषुवत रेखा पर पृथ्वी सीधी कब चमकती है, कर्क रेखा पर कब चमकती है, मकर रेखा पर कब चमकती है, तो सब डेटे आपको ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ 23 सितंबर की जगह 22 सितंबर भी लिख दूं तो बहुत कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ठीक है, किसी किताब में आपको लिखा हुआ मिल भी सकता है और उसको गलत नहीं कह सकते, ठीक है, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता इतना पृथ्वी के उस पूरे चक्र में। लेकिन एक्सट्रीम डेट यही है जो मैंने आपको बताई। अगला हम देखेंगे एयर प्रेशर, वायु दाब। क्या होता है, हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है और लेटेस्ट जो रिसर्च है वो ये कहती है कि 80,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। तो उसका उस वायु में वजन होता है, तो उसका दबाव नीचे की तरफ पड़ता है, उसको हम कहते हैं वायु दाब। और वो दबाव कितना पड़ता है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि ये देखिए, ये मान लेते हैं वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा, और वहां से ये पूरा वायु का दबाव यहाँ पड़ेगा, यहाँ से वायु का दबाव इस जगह पड़ेगा, इस जगह पे पड़ेगा। तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं समुद्र तल के ऊपर, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम वजन पड़ता है। ये एवरेज बात है, हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य बात है कि 1 किलोग्राम वजन होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे। तो सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा वायुदाब हमको मिलेगा समुद्र तल पर। वायुदाब को हम मिलीबार इकाई में नापते हैं, तो समुद्र तल पर वायुदाब सबसे ज्यादा कितना होता है, 1013.25 मिलीबार। ठीक है, मिलीबार मापने की इकाई है। कहाँ, एमएसएल, एमएसएल का मतलब औसत समुद्र तल मीन सी लेवल। ये सबसे हाईएस्ट होता है। कई बार पूछते हैं कि समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, तो ये हाईएस्ट है। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ वायुमंडल की मोटाई बहुत ज्यादा है इस वजह से। लेकिन हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुमंडल की मोटाई कम होती जाती है। जैसे यहाँ उतना मोटा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटा है, तो यहाँ वायुदाब कम हो जाएगा। तो हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि
वायुदाब और जो एलिवेशन है या हाइट जो है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वायुदाब क्या होता जाएगा, कम होता चला जाता है। वायुदाब के साथ में वायुदाब और तापमान के साथ भी ऐसा इनवर्स रिलेशन ही है। तापमान भी घटेगा तो तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और तापमान अगर घट रहा है तो वायुदाब बढ़ता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वायुदाब का तापमान और ऊंचाई दोनों के साथ में उल्टा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो इस वजह से ये घटता जाता है कंटिन्यू हाइट की तरफ, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे औसत समुद्र तल पर सबसे ज्यादा वायुदाब देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, आप ये बैरोमीटर है जो वायुदाब को मापने का मशीन है, इसको हम वायुदाब मापी भी कहते हैं, बैरोमीटर भी हम कहते हैं। अब एयर प्रेशर विंड्स को हमेशा बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि हवाएं हमेशा जो चलती है, पवनें हमेशा जो चलती है वो उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की तरफ ही चलती है। तो अब हम देखते हैं विंड्स का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी स्थान की जलवायु और उस पर। हम भारत के एग्जाम्पल से समझते हैं, ये भारत है। अगर विषुवत रेखा से पवनें ध्रुव की तरफ जाएगी तो वो गर्म होंगी, तो जिस स्थान पर जाएगी वहां की जो 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 मौसम है उसको गर्म कर देगी। इसी तरह से अगर पवनें ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है तो वो ठंडी होगी, तो वो जिस स्थान पर भी जाएगी वहां पर उसको ठंडा कर देगी। उदाहरण के लिए हम समझते हैं गर्मी में हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून आता है तो वो विषुवत रेखा की तरफ आता है, कितना गर्म होता है गर्मी के सीजन। इसी तरह से सर्दियों में हम देखें तो ये पवनें इधर से हिमालय वाला जो उच्च भाग है वहां से इस तरफ चलती है, तो वो ठंडा क्षेत्र है, तो वहां से बह के आती है तो वो ठंडी होती है, शीतलहर लेके आती है, ठंडी हो जाती है। तो आप देखिए हवा किस दिशा में बह रही है, उसकी स्पीड क्या है, वो भी मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख फैक्टर होते हैं, और उसको प्रमुख, तो इसका बहुत असर पड़ता है किसी भी स्थान की जलवायु और मौसम पर पवन का। एक और शब्द है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको हम कहते हैं। ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, वहां पे जहां पानी है, वेजिटेशन है और तापमान ज्यादा है। अब जैसे हम केरल, तमिलनाडु उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, श्रीलंका वगैरह, इनमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, कारण के आसपास पानी है और वेजिटेशन बहुत ज्यादा, और तेज धूप पड़ती है पूरा साल। तो ऐसे में ह्यूमिडिटी वो भाप बनकर ऊपर उठेगी और वायुमंडल में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन जैसलमेर में, पश्चिमी राजस्थान में अगर आप देखेंगे थार के मरुस्थल में, तो वहां उतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती, कारण कि वहां पानी नहीं है। टेम्परेचर तो है लेकिन पानी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो वहां भाप बनकर पानी ऊपर उठेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जहां पानी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, वेजिटेशन ज्यादा है, वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। और अगर ये सब चीजें कम है तो ये कम हो जाता है। और ह्यूमिडिटी ही वो एक चीज है जो ऊपर जाके वापस संघनित होकर नीचे गिरती है। आर्द्रता ही चीज होती है, यानी कि जो बारिश, प्रिसिपिटेशन, वर्षण जितना भी हो रहा है वो ह्यूमिडिटी की वजह से ही होता है। तो ह्यूमिडिटी जहां जितनी ज्यादा होगी वहां बारिश भी फिर ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहां बारिश भी कम होगी, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में आप देख सकते हो ये बिल्कुल कम होती है। तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। एक और चीज है जो मौसम या जलवायु को प्रभावित करती है, वो है स्थलाकृतियां, उच्चावच रिलीफ जिसको हम कहते हैं। जितना स्थान ऊंचा होगा उतना ही ठंडा होगा, क्योंकि एक नॉर्मल सा नियम काम करता है कि हम अगर पृथ्वी के धरातल से क्षोभ मंडल के अंदर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ये नॉर्मल लैप्स रेट कहलाती है, सामान्य तापपतन दर, और ऐसा हमेशा क्षोभ मंडल में सामान्यतः होता ही है। तो जैसे जैसे जो स्थान जितना ऊंचा होगा उतना ही ठंडा होगा। हिमालय ठंडा है क्यों, हाइट की वजह से। और गंगा का मैदान उतना ठंडा नहीं है क्यों, क्योंकि उसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है। अगर हाइट हिमालय जितनी होती गंगा के मैदान की तो वो भी उतना ही ठंडा होता। तो उच्चावच के पर्वत है तो ठंडे होंगे, पठार है तो थोड़े कम होंगे, मैदान है तो वो गर्म होंगे। तो उच्चावच का भी जलवायु और मौसम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से आप देखिए क्लाउडीनेस की बात करते हैं, बादल कितने छाए हुए हैं, बादल बहुत घने बादल छाए हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को नीचे नहीं आने देते, पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण होता है उसको भी बाहर नहीं जाने देते, तो फिर उमस वगैरह बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर बादल छितराए हुए हैं तो फिर उतना इम्पैक्ट नहीं आता, बिल्कुल बादल नहीं है तो फिर ये कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, सूर्य की किरणें सीधी नीचे आएगी, नीचे का पार्थिव रेडिएशन सीधा बाहर की तरफ जाएगा। अब जैसे हम विषुवत रेखी क्षेत्र को देखें तो वहां पर क्या होता है, रोज बारिश होती है, रोज बादल ढके रहते हैं, वहां उमस भी ज्यादा रहती है सारी, क्योंकि वो जो पार्थिव विकिरण बाहर की तरफ जाता है वो बादल उसको ऊपर वायुमंडल में नहीं जाने देते, वहीं रोक के रखते हैं। तो किसी स्थान पर क्लाउड है या नहीं है और कितने समय तक है। जैसे हमारे यहाँ भारत में हम देखते हैं विशेष तौर पर सामान्यतः वर्षा ऋतु में बादल रहते हैं, बाकी सीजन में बादल नहीं रहते, तो उसका अपना इंपॉर्टेंस है, उसकी जलवायु और मौसम के निर्धारण में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारे तत्व हैं, किसी दुनिया के किसी भी स्थान पर जाइए, मौसम और जलवायु का निर्धारण इन्हीं सब चीजों से होगा। अब यहाँ समझना सिर्फ इतना सा है कि इन सब तत्वों के बारे में अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, 1 दिन 2 दिन, सप्ताह, 15 दिन की बात करेंगे या 1 महीने से कम समय की बात करेंगे, तो वो तो मौसम की बात हो गई। इन सब तत्वों को लेकर अगर हम 30 साल तक आंकड़े इकट्ठे करेंगे और 30, कम से कम 30 साल के आंकड़े इकट्ठे करेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे, तो वो वहां
उस स्थान की जलवायु कहलाएगी, क्लाइमेट कहलाएगा। बस ये फर्क है इन दोनों चीजों के अंदर। अब हम देखते हैं भारत मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विभाग। इसकी स्थापना 1875 में अंग्रेजों ने कोलकाता के अंदर की थी। उस समय इसको कैलकाटा कहते थे। तो उस वहां उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1889 के अंदर इसके पहले प्रबंध निदेशक जनरल डायरेक्टर नियुक्त किए गए सर जॉन इलियट को। ये पहले थे। उसके बाद फिर आज तक जारी है ये प्रबंध निदेशक बनाने का जो दौर है। तो ये सबसे पहले थे। कभी कभी पूछा जाता है पहले कौन थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सर जॉन इलियट। उसके बाद अगर हम देखें तो हेडक्वार्टर चेंज होते रहे। फिर कोलकाता से इसका हेडक्वार्टर शिमला शिफ्ट कर दिया गया, शिमला से फिर पुणे भी शिफ्ट किया गया, लेकिन फाइनली अभी ये नई दिल्ली में है और वहां इसको मौसम भवन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे भारत के डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर हम भविष्यवाणियां करते हैं कि अगला आगे का मौसम कैसा होने वाला है। अब ये अपने सारे डेटा को इकट्ठा करने के लिए, पूरा भारत एक बहुत बड़ा देश है तो इन्होंने अपने अलग अलग सेंटर बनाए। तो उसमें से 6 रीजनल सेंटर है, जिसमें मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली खुद भी है, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी। ये 6 रीजनल सेंटर है। ये क्या करते हैं, अपने आसपास के स्टेट्स के जितने भी डेटा है वो सारे इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म किस तरह से चलता है आप देखिए। सबसे पहले तहसील लेवल पर डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, जहां भी स्टेशन लगे होते हैं वेदर के। फिर वो तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो डेटा ट्रांसफर करता है, डे टू डे, रोज होता है काम। डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर अपने 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 स्टेट लेवल का जो सेंटर होता है वहां पर भेज देता है। वो स्टेट फिर वो अपने रीजनल सेंटर को सारे डेटा भेज देते हैं और सारे रीजनल सेंटर फिर नई दिल्ली अपने डेटा भेज देते हैं और नई दिल्ली वाले उसको कंपाइल करके फिर अपनी भविष्यवाणियां जो है वो करते हैं। तो इस तरह से इनका पूरा मैकेनिज्म करता है। अब ये दिन भर इस तरह की सारी चीजें करके फिर क्या आउटपुट देते हैं उसको आप देखिए यहाँ पे। ये जैसे कि ये 9 जुलाई 2021 को सुबह 8:30 बजे का सैटेलाइट इमेज है। और ये यहाँ देखिए, क्या यहाँ लिखा हुआ सैटेलाइट का नाम इनसेट। इनसेट का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। वो सैटेलाइट का नाम है, कौन से सैटेलाइट से ये लिया गया। प्रोजेक्शन मार्केटर जैसे लिखा हुआ, मार्केटर प्रोजेक्शन, टाइम भी लिखा होता है कि कितने बजे का है, जीएमटी का टाइम होता है, आईएसटी का टाइम होता है, सब यहाँ पूरी डिटेल इसके ऊपर होती है। अब आप देखिए यहाँ पर ये पूरा अभी जैसे मानसून एक्टिव हो रहा है तो ये बादल दिख रहे हैं आपको, सारे भारत की तरफ आ रहे हैं, देखिए धीरे धीरे ये इस तरह से। तो ये सब चीजें वो भविष्यवाणी इसी को देख के करते हैं कि हाँ बादल कहाँ छाए हुए हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हवा की स्पीड क्या है। तो आज इस स्पीड से इस दिशा में हवा चल रही है तो अगले दिन कहाँ पहुंचेगी। ये भविष्यवाणी होती है उनकी। लेकिन वो आज की सिचुएशन को लेके आगे के दिनों की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन हवा है चल रही है, स्पीड ज्यादा हो गई तो जल्दी आ जाएगा, कम हो गई तो थोड़ा लेट आएगा। हवा की अभी डायरेक्शन ये चल रहा है, आगे जाके बदल गया। तो इस वजह से वो कभी कभी भविष्यवाणियां जो है वो सही नहीं उतरती। लेकिन फिर भी भारत का मौसम विभाग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसकी मैक्सिमम भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक और सही होती है एकदम। तो ये है, लेकिन प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल है, कभी कभार नहीं भी बैठ सकता है। लेकिन भारत का मौसम विभाग बहुत एक्सीलेंट तरीके से काम करता है और वो इन सब चीजों को हमारे सामने रखता है। न केवल भारत, ये वर्ल्ड लेवल पर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए पूरा हमको दिखाई देता है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में कहाँ बादल है, नहीं है, बारिश होने की संभावना है या नहीं है। और ये सारे जो मैप है वो हर आधे घंटे में पब्लिश होते हैं। हर आधे घंटे में, आप इनकी साइट है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ इसका लिखा है लिंक। तो इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो हर आधे घंटे में कि कहाँ बादल है, नहीं है, बारिश हो रही है, अपने आप को ही पता चल जाता है सब चीजें देखने के बाद में। तो इस साइट को आप जरूर देखिए, भारत सरकार की अच्छी साइट है और आप हर आधे घंटे में यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। तो इतना कुछ समझने के बाद में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और उम्मीद करता हूँ आप मुझे इसके जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। जलवायु और मौसम के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है। भारत मौसम विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। वर्तमान में भारत मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है। भारत मौसम विभाग के प्रथम प्रबंध निदेशक कौन थे। भारत मौसम विभाग के 6 क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसके आंसर दिए होंगे। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इन सब के आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए, हमारी पृथ्वी की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।